आपके साथ प्राची पाराशर। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम मुहिब 22 वाले उस वार की जिसमें कार्टून वाला हथियार आजमाया जा रहा है। दरअसल यूपी विधानसभा चुनाव में 5 महीने से कम का वक्त है। ऐसे में सभी सियासी दल जोर आजमाइश कर रहे हैं, वार पलटवार कर रहे हैं। लेकिन यूपी के सियासी गलियारे में एक कार्टून ने हलचल मचा दी है जो यूपी भाजपा ने जारी किया है, जिसके बाद अब सपा और भाजपा दफ्तर से किए गए इस ट्वीट का इशारा सपा के चुनावी अभियान पर। सपा का चुनाव चिन्ह साइकिल है, जिसकी हालत इस ट्वीट में खस्ता दिखाई गई है। तो वहीं सपा के स्लोगन 22 में बाइसिकल का इस्तेमाल किया गया है। यानी कुल मिलाकर भाजपा की तरफ से कार्टून के जरिए सपा पर वार किया गया। इस फोटो के साथ एक ट्वीट भी किया गया है। एक लड़के ने अपने पिताजी से उनकी साइकिल छीनी, फिर उस साइकिल का बुरा हाल करके छोड़ दिया। अब वो लड़का 22 साइकिल के ख्वाब देख रहा है। जो एक न संभाल पाया वो 22 क्या संभालेगा। 22 नहीं मिलेंगी बबुआ, ना यकीन हो एक बार भुआ से पूछ लो। यूपी भाजपा के ट्विटर हैंडल से ट्वीट हुआ तो सियासी गलियारा गरमा गया। और फिर इस चुनावी वार पर पलटवार खुद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया। ये जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी के लोग मजाक करते हैं और कार्टून के बहाने लोगों को अपमानित कर रहे हैं, कभी किसानों का कार्टून बना के अपमानित कर रहे हैं, कभी राजनेताओं का कार्टून बना के मजाक कर रहे हैं, उनका अपमानित कर रहे हैं। एक दिन बहुत जल्दी आने वाला है कि इनका भी कोई न कोई कार्टून बनाएगा और जनता इनका कार्टून बनाने के लिए तैयार है और ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इनके कार्टून बनाने की। लेकिन ये कोई पहली दफा नहीं है जब कार्टून को विरोधियों पर निशाना साधने के लिए इस्तेमाल किया गया है। इससे पहले भी यूपी भाजपा की तरफ से कार्टून को हथियार बनाया जाता रहा है। पहला ट्वीट 2 अक्टूबर 2021 का है, जिसमें सपा पर निशाना साधा गया। तो वहीं दूसरा ट्वीट 29 सितंबर का है, जिसका इस्तेमाल कांग्रेस पर निशाना साधने के लिए किया गया था। उस वक्त भी हंगामा हुआ था। तो वहीं तीसरा ट्वीट राकेश टिकैत पर निशाना साधने के लिए किया गया था, जिसमें राकेश टिकैत के ही बक्कल वाले बयान का इस्तेमाल किया गया था, जिसे लेकर सियासी गलियारे में हलचल हो गई थी। फिलहाल चुनावी संग्राम में कार्टून की एंट्री ने चुनावों को और भी दिलचस्प बना दिया। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि कार्टून वाला ये संग्राम परिणामों पर क्या फर्क डालता है और जनता पर इसका क्या असर पड़ता है। और साथ ही आने वाले दिनों में ऐसे कई और कार्टून देखने को मिल सकते हैं, जिससे सियासी पारा चढ़ने के आसार है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। महंत नरेंद्र गिरी की मौत की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए खुलासे हो रहे हैं। लेकिन फिर भी ये मामला एक मिस्ट्री बना हुआ है, जिसे सुलझाने के लिए अब सीबीआई पॉलीग्राफी टेस्ट का सहारा लेने जा रही है। और इसके लिए सीबीआई ने कोर्ट में अपील की और सीबीआई की ये पॉलीग्राफी टेस्ट आनंद गिरी पर करना चाहती है, जिससे वो तमाम राज सामने आ सकें जो अब आनंद गिरी के जहन में छिपे हुए। पॉलीग्राफी टेस्ट से बाहर आएगा सच। महंत नरेंद्र गिरी की सुलझेगी मौत की मिस्ट्री। अखाड़ा परिषद के महंत नरेंद्र गिरी की मौत की मिस्ट्री सुलझाने के लिए सीबीआई अब पॉलीग्राफी टेस्ट का सहारा लेने जा रही है। महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले में सबसे ज्यादा शक की सुई उनके शिष्य आनंद गिरी की तरफ है, जिसको लेकर अब सीबीआई एक और कदम बढ़ाते हुए आनंद गिरी के पॉलीग्राफी टेस्ट की तरफ बढ़ रही है। आनंद गिरी का लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने के लिए सीबीआई की टीम प्रयागराज की कोर्ट में अर्जी दाखिल करेगी या फिर लखनऊ की स्पेशल कोर्ट में, ये अभी तय नहीं है। लेकिन ये जरूर तय है कि सीबीआई की टीम जहां भी अर्जी दाखिल करेगी, आनंद गिरी के वकीलों की तरफ से उसका विरोध किया जाएगा। दलील ये दी जाएगी कि लाई डिटेक्टर टेस्ट की प्रक्रिया न सिर्फ अमानवीय होती है, बल्कि यह बेहद तकलीफ देने वाली भी होती है। सिर्फ एक एफआईआर के आधार पर एक संत के साथ इस तरह का व्यवहार करने की इजाजत कतई नहीं दी जानी चाहिए। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। झूठ पकड़ने के लिए किया जाता है पॉलीग्राफी टेस्ट। पॉलीग्राफी टेस्ट को लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कहते हैं। सच का पता लगाने के लिए किया जाता है पॉलीग्राफी टेस्ट।
टेस्ट में शरीर के खास अंगों पर तार और नलियां लगाई जाती हैं। टेस्ट के दौरान विशेषज्ञ आरोपी से सवाल करते हैं। आरोपी के जवाब के दौरान उसकी मानसिक स्थिति, ब्लड प्रेशर आदि पर नजर रहती है। ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, हाथ और पैर की मूवमेंट आदि को रिकॉर्ड किया जाता है। रिकॉर्ड किए गए डेटा के आधार पर विशेषज्ञ टेस्ट का रिजल्ट देते हैं। सीबीआई आरोपी शिष्य आनंद गिरी से पॉलीग्राफी टेस्ट के जरिए सच उगलवाना चाहती है, क्योंकि अभी तक की पड़ताल में सीबीआई किसी खास नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है और आनंद गिरी लगातार खुद को बेगुनाह बताते हुए इस केस से कोई वास्ता न होने की दुहाई दे रहे हैं। आनंद गिरी का होगा पॉलीग्राफी टेस्ट। कस्टडी रिमांड भी बढ़वाएगी सीबीआई। पॉलीग्राफी टेस्ट कराने के लिए कोर्ट से मंजूरी जरूरी होती है, जिसके लिए सीबीआई पूरी तैयारी कर चुकी है। माना जा रहा है कि सीबीआई कभी भी कोर्ट में अर्जी दाखिल कर लाई डिटेक्टर टेस्ट कराए जाने की अनुमति मांग सकती है। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि सीबीआई आनंद गिरी की कस्टडी रिमांड 1 हफ्ते के लिए बढ़ाए जाने की भी मांग कर सकती है। आनंद गिरी के वकील के मुताबिक अगर सीबीआई अर्जी दाखिल करती है तो इसका विरोध किया जाएगा, क्योंकि ये टेस्ट काफी मुश्किलों से भरा माना जाता है। 5 मई 2010 को माननीय उच्चतम न्यायालय भारत ने यह दिशा निर्देश दिया कि जब तक अभियुक्त की सहमति ना हो तब तक पॉलीग्राफी टेस्ट ना कराया जाए। तो उसी को आधार मांग करके हम यह अपना पक्ष कोर्ट में रखेंगे। दूसरा, हम इससे पहले यह भी प्रयास करेंगे कि आनंद जी से मिल करके, आनंद गिरी जी से मिल करके उनको क्या मनोदशा है, वह क्या चाहते हैं, उससे हम लोग भी वाकिफ हों। आद्या और संदीप का भी हो सकता है पॉलीग्राफी टेस्ट। क्या पॉलीग्राफी टेस्ट से सच आएगा सामने? केवल आनंद गिरी ही नहीं, बल्कि बाकी के 2 आरोपी आद्या तिवारी और संदीप तिवारी का भी लाई डिटेक्टर टेस्ट कराया जा सकता है। आनंद गिरी की लाई डिटेक्टर टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर ही सीबीआई आद्या और संदीप का पॉलीग्राफी टेस्ट कराने का प्लान करेगी। संगीन आपराधिक मामलों की जांच में पॉलीग्राफी टेस्ट काफी मददगार माना जाता है, लेकिन ये आखिरी सच भी नहीं माना जाता, क्योंकि माना जाता है कि पेशेवर और शातिर दिमाग अपराधी अक्सर इस टेस्ट से बच निकलते हैं। प्रयागराज से एबीपी गंगा के लिए मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट। भारतीय किसान यूनियन भानु के उस इम्तिहान की जिसके लिए आंदोलन का अक्टूबर प्लान बनाया गया है। किसानों की मांग को लेकर ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने महापंचायत का ऐलान किया है, जो 3 अक्टूबर को फिरोजाबाद में होनी है। लेकिन इस महापंचायत के जरिए ठाकुर भानु प्रताप सिंह का वो इम्तिहान भी जुड़ा है जिससे वो किसानों के बीच अपनी मजबूती का एहसास कराए। बुलंद होगी किसानों की आवाज। किसानों की महापंचायत का ऐलान। पिछले बरस के 11वें महीने के आखिरी दिनों में जिस तरह से किसान आंदोलन की शुरुआत हुई और कृषि कानून के विरोध में किसान एकजुट हुए, उस आंदोलन की तस्वीर बदलती तारीखों के साथ बदलती नजर आई। ऐसे में भारतीय किसान यूनियन अब भी किसानों की आवाज बुलंद कर रही है, तो वहीं भारतीय किसान यूनियन भानु गुट ने अपनी राहें जुदा कर ली। लेकिन एक बार फिर से भारतीय किसान यूनियन की भानु गुट ने महापंचायत का ऐलान कर दिया और इसको लेकर तैयारियां भी शुरू हो गई। 3 अक्टूबर को महापंचायत का ऐलान। भारतीय किसान यूनियन भानु ने किया ऐलान। फिरोजाबाद की इमलिया में होगी महापंचायत। कई जिलों से किसान जुटने हुए शुरू। सुबह 11 बजे बुलाई गई महापंचायत। यूनियन भानु की कल इमलिया फिरोजाबाद में महापंचायत है और उम्मीद जताई जा रही है कि इस महापंचायत में लाखों की संख्या में किसान इकट्ठा होंगे और यहीं से जो किसान आयोग के गठन की बात है उसके लिए बिगुल फूंका जाएगा। इसमें कई प्रदेश सरकार के नेता और मंत्री भी शिरकत कर सकते हैं। जैसे ही भानु गुट ने महापंचायत का ऐलान किया, भानु गुट से जुड़े किसानों ने महापंचायत की तैयारी तेज कर दी। इस महापंचायत के दौरान भारतीय किसान यूनियन भानु गुट 2 मांग उठाने वाला और इसी को लेकर महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। फिरोजाबाद में होगी महापंचायत। किसानों की समस्या से जुड़े उठाए जाएंगे मुद्दे। महापंचायत में 2 मांगों पर होगा फोकस। किसान आयोग की उठाई जाएगी मांग, किसानों की कर्ज माफी की होगी मांग,
इस महापंचायत के नेतृत्व भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह करेंगे और दावा किया जा रहा है कि इस महापंचायत में कई राज्यों के किसान शिरकत करेंगे, तो वही सरकार की तरफ से भी कोई शिरकत कर सकता है। इसके लिए भारतीय किसान यूनियन भानु के समस्त उत्तर प्रदेश के, आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है इधर सहारनपुर मंडल, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली, 3 जिले सहारनपुर मंडल में, उधर पड़ता है गोरखपुर मंडल, गोरखपुर, कुशीनगर और देवरिया और महाराजगंज। पूरे उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता और किसान यूनियन के, भारतीय किसान भानु के पदाधिकारी और किसान काफी संख्या में आएंगे। वैसे तो 3 अक्टूबर को भारतीय किसान यूनियन भानुगुड़ महापंचायत बुला रहा है, लेकिन इस दौरान ठाकुर भानु प्रताप सिंह के सुर बताने के लिए काफी है कि महापंचायत का एंगल क्या होने वाला है। पंचायत ये आंदोलन हो रहा है पक्के मकान बना के जनता को परेशान करने के लिए, अपना पेट भरने के लिए। जो केंद्र सरकार की विरोधी पार्टियां, कांग्रेस एंड कंपनी, वो साजिश कर रहे हैं और इनको फंडिंग दे रहे हैं कि तुम करो उदम, करो भारत बंद का ऐलान। फिलहाल तैयारी पूरी कर ली गई और दावे भी किए जा रहे हैं। ऐसे में देखना होगा जो महापंचायत भारतीय किसान यूनियन की तरफ से मुजफ्फरनगर में बुलाई गई थी, उससे ज्यादा समर्थन क्या इस महापंचायत का किसानों को मिल पाता है। एबीपी गंगा के लिए नोएडा से बलराम पांडे और आगरा से नितिन उपाध्याय की रिपोर्ट। 16वीं सदी में ले जाएगी, जहां एक स्कूल नजर आएगा, स्कूल के बाहर नजर आएगा बेतहाशा पानी और उस पानी को पार करने की सामने दिखेगी परेशानी। तो बस रह जाता है एक ही सहारा, पेड़। जी हाँ, जौनपुर के एक सरकारी स्कूल के हालात ऐसे ही हैं, जहां पेड़ पर नजर आते हैं गुरुजी और पानी में पाठशाला। एक युवक छज्जे पर खड़े होकर पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। उसके पीछे पीछे दूसरा युवक भी छज्जे के तल्ले पेड़ पर चढ़ना चाहता है। ना, ये पेड़ के छांव तले किसी करिश्मे की तस्वीर नहीं है और ना ही ये पेड़ फलदार है। बस समझ लीजिए कि ये नौकरी नहीं आसान। बस इतना समझ लीजिए कि पेड़ की टहनी है और लटक कर जाना। ये 16वीं सदी की तस्वीर नहीं है जब पेड़ों के सहारे सफर तय किया जाता है। ये 21वीं सदी की तस्वीर, जहां सरकारी इमारत में घुसने से पहले पेड़ ही सहारा बनते हैं। एक तस्वीर देखकर अगर अचरज में पड़ गए तो पेश खिदमत है एक और तस्वीर, जहां अति कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों की कृपा से टापू पर स्कूल का निर्माण किया गया है। आहा, कितना अद्भुत नजारा है। चारों तरफ पानी ही पानी और बीच में स्कूल। दरअसल ये जौनपुर के सिंगरामऊ कंपोजिट विद्यालय की तस्वीर है, जहां कक्षा 2 के बाहर पानी ही पानी। ये है कक्षा 5, जहां दरवाजे के बाहर कदम रखने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भी पानी ही पानी। अब ऐसे में सिर्फ यही चारा बचता है कि स्कूल के अंदर होना है दाखिल, तो या तो तैरना सीख लो या फिर पेड़ पर चढ़ना। जो पेड़ की टहनी से स्कूल तक सफर तय कर रहे हैं वो है टीचर। हुआ यूं, लगता है इस बार यूपी विधानसभा चुनाव जमीन के साथ साथ सोशल मीडिया पर लड़ा जाने वाला है। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चाहे वो भाजपा हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों ने सोशल मीडिया ब्रिगेड खड़ी कर ली है और एक दूसरे के खिलाफ जंग लड़ने को तैयार है। ऐसे में जहां कांग्रेस और भाजपा ने सोशल मीडिया पर अपनी सेना खड़ी की है, तो क्या है सपा और बसपा की तैयारी? देखिए, इस तरीके से लगातार अब जो सियासी पारा है उत्तर प्रदेश का वो बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि जो सोशल मीडिया पर योद्धा हैं वो एक्टिव हो चुके हैं और एक सोशल मीडिया को भी बड़ा जरिया बनाया जा रहा है इस चुनाव में, ताकि एक दूसरे पर वार पलटवार किया जाए।
2022 में चुनाव है, यानी 5 महीने से भी कम वक्त अब बचा है इलेक्शंस को लेकर। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में अब तमाम तैयारियां तमाम राजनीतिक दलों ने पूरी कर ली हैं, चाहे फिर वो बार पलटवार हो या फिर ट्विटर पर संग्राम हो या फिर सोशल मीडिया पर संग्राम हो। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी की अच्छी खासी फौज है, तो वहीं कांग्रेस ने भी अपनी फौज को तैयार कर लिया है, ब्रिगेड को तैयार कर लिया है। तो वहीं दूसरी तरफ बात अगर कर लें समाजवादी पार्टी की और बात कर लें हम अखिलेश यादव की, तो उनकी भी तैयारी कुछ इस तरीके की ही है। कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में कानपुर एसआईटी ने अपनी जांच तेज कर दी है। एसआईटी ने कृष्णा पैलेस होटल के कमरा नंबर 512 में सीन रिक्रिएशन किया। यही नहीं, एसआईटी ने होटल के कर्मचारियों से पूछताछ की। एसआईटी उस रास्ते पर भी निरीक्षण करेगी और ये देखेगी कि होटल से बीआरडी पहुंचने में कितना वक्त लग रहा है। इस बीच टीम मानसी हॉस्पिटल भी जा सकती है, जहां सबसे पहले मनीष गुप्ता को ले जाने की बात पुलिस ने बताई है। देखिए, एसआईटी की जांच अब इस पूरे मामले में तेज हो गई है, क्योंकि लगातार इस पूरे मामले में जो पुलिस है उसकी भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। पीड़ित परिवार की तरफ से गंभीर आरोप खाकी वर्दी धारियों पर लगे हैं। कौन है मनीष गुप्ता के गुनहगार, ये सामने आना बहुत जरूरी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब खाकी वर्दी सवालों के घेरे में आ गई है, एक बार फिर से दागदार हो गई है। फिलहाल एसआईटी की टीम कृष्णा पैलेस पहुंची, गोरखपुर का वो होटल जहां पर मनीष गुप्ता अपने साथियों के साथ रुके हुए थे, वहीं पर यह घटना हुई है, ऐसी बात कही जा रही है। और अब सीन का रिक्रिएशन किया जा रहा है, यानी 512 नंबर कमरे में रिक्रिएट किया जा रहा है पूरा सीन। कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की जो संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी, उसको लेकर जो एसआईटी गठित हुई है, टीम कानपुर से गोरखपुर आ चुकी है और रामगढ़ताल थाना क्षेत्र का यही कृष्णा पैलेस होटल है जहां पर टीम आई हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि टीम यहां पर अब जांच करेगी और टीम 512 नंबर कमरा है, उस कमरे में ये देखेगी कि जो भी सबूत हैं वो किस तरह से वो जुटा सकती है। जो साक्ष्य संकलन की बात है, वो साक्ष्य संकलन किस तरह से हो सकता है। और आपको बता दें कि जो एसआईटी है, यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, उसके अध्यक्ष अपर पुलिस आयुक्त हैं कानपुर के आनंद कुमार तिवारी, उनके साथ में जो टीम आई है उसमें डीसीपी दक्षिण हैं रवीना त्यागी, एडिशनल डीसीपी पश्चिम ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव भी साथ में हैं, और इसके साथ ही 2 इंस्पेक्टर हैं जो विवेचक के रूप में शामिल होंगे यहाँ पर। और आपको बता दें कि 4:15 बजे यानी 4:15 पर ये शाम को ये टीम यहाँ पर पहुँची है और लगभग 1.25 घंटे का समय हो चुका है। और देखिए, पूरा जो ये एरिया है, ये रामगढ़ताल का जो ये देवरिया बाईपास से ये रोड अंदर की तरफ आ रही है यहाँ से, और ये पूरा ये रास्ता जो होटल की तरफ आता है, इसको दोनों तरफ से ब्लॉक कर दिया गया है और टीम ऊपर जांच कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब साक्ष्य संकलन करना है और साक्ष्य संकलन पूरी बारीकी से देखना है कि किस तरह से जो घटनाक्रम है और उसका एक रिहर्सल भी कर सकती है टीम की किस तरह से ये घटना हुई, दुर्घटना थी या फिर ये इसे अंजाम दिया गया, गैर इरादतन या इरादतन, इसका भी टीम जांच करेगी। और अब ये देखना है कि किस निष्कर्ष पर और कब तक टीम पहुंच पाती है।